लास्ट क्लास में कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा था। कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट किसको बोलते हैं? जब उसके एक यूनिक लिमिट पॉइंट होता है किसी बाउंडेड सीक्वेंस के, और या फिर क्या होता है, एक जो मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो किसी एक वैल्यू की तरफ टेंड होती है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। आज का नया टॉपिक है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस a sequence an is said to be divergent if an tangent। अब डाइवर्जेंट में ना दो चीज होती है, एक तो डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी होता है और एक होता है माइनस इंफिनिटी। तो अब यहाँ पे मैं इफ अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ ए एन टेंडिंग टू, मैं पहले प्लस वाला ले लेता हूँ, प्लस ए एन है उसकी वैल्यू किसकी तरफ चली जाए? प्लस इंफिनिटी की तरफ चली जाए एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। जैसे जैसे एन बढ़ता जाए ए एन की वैल्यू भी क्या हो जाए? प्लस इंफिनिटी की तरफ चलते जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्ज। ये कहाँ पे डाइवर्ज हो रही है? प्लस इंफिनिटी पे डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, अब इसको वापस मैथमेटिकल कैसे लिख सकते हैं? फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलना चाहिए n सच दैट कि जो ए n है वो किससे बड़ा होना चाहिए? m से बड़ा होना चाहिए। और ये आपका n क्या है? m या m से बड़ा। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा सिमिलर नोटेशन है, अपन ने कुछ दिन पहले पढ़ा था अनबाउंडेड अबोव, वो यही चीज है। ठीक है, अनबाउंडेड अबोव मतलब क्या हो जाएगा? हर एक आप रियल नंबर लोगे, इसका मतलब क्या है? मैं अभी इसको ग्राफ से भी समझा दे रहा हूँ। हर एक रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर लो, आपको उसके लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि ए एम और एम से बड़े सारे नंबर उस रियल नंबर से क्या हो? बड़े हो। इसका नोटेशन क्या है? इसको ग्राफ से समझते हैं। ये आपने समझ ली, यहाँ पे ये समझ लिया, कोई भी रियल नंबर आपने पिक कर लिया, ये लो ये एम है, यहाँ पे इसकी वैल्यू देखी। तो हर एक एम के लिए आपको, कैपिटल एम के लिए हर एक कोई रियल नंबर है, ये कैपिटल एम, ये कोई रियल नंबर है, उसके लिए आपको ये कौन सा ये टर्म है सीक्वेंस का, एक ऐसा मिलेगा कि आपको यहाँ ए एम मिलेगा। अब ए एम की वैल्यू इससे ज्यादा है। ठीक है, ए एम की वैल्यू क्या मिल गई? एम के ज्यादा मिल गई। वापिस आपको ऐसा ए एम प्लस वन मिलेगा, उसकी वैल्यू भी इससे ज्यादा होनी पड़ेगी। समझ गए? तो जैसे जैसे आगे जाओगे हर एक के लिए आपको ऐसे मिलती ही जाएगी। तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, समझे या नहीं समझे? तो हर एक, भले आप यहाँ ले लेते हैं उससे ऊपर भी मिल जाते, यहाँ ले लेते उससे ऊपर भी मिल जाते, गॉट इट ना? तो हर एक रियल नंबर के लिए आपको ऐसी टर्म मिलेगी। इसका देखो ना, ये मतलब बढ़ रही है सीक्वेंस, लगातार इंफिनिटी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो समझ में आया ना? तो यहाँ पे एक चीज अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यदि मैं बोलूं ए एन इज डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है, तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, ए एन इज अनबाउंडेड अबोव एंड बाउंडेड बिलो। अनबाउंडेड अबोव का क्या मतलब हो गया? अनबाउंडेड अबोव का मतलब हर एक रियल नंबर से ऊपर आपको क्या मिले, हर एक रियल नंबर से ऊपर सीक्वेंस की कोई टर्म मिल जाए तो उसको बोलते हैं अनबाउंडेड अबोव। कोई भी रियल नंबर लिया उससे बड़ी टर्म सीक्वेंस की मिल जाए, जो रियल नंबर लिया उससे बड़ी मिल जाए आपको कोई भी सीक्वेंस की टर्म, तो उसको क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड अबोव। या दूसरी चीज, एक बाउंडेड बिलो जरूर होना चाहिए। यहाँ इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो यदि डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी हो जाएगा ना सीक्वेंस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो अनबाउंडेड अबोव होगी और क्या होगी? बाउंडेड बिलो होगी। अब बाउंडेड बिलो कैसे होगी ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर ऑल, इसका नोटेशन क्या है? हर एक रियल नंबर के लिए आपको ऐसा स्मॉल m मिलेगा सच दैट, ये क्या होगा? इंटीजर होगा, सच दैट कि जो आपका ए एन है वो किससे बड़ा होगा? m का होगा, और यहाँ n क्या होगा? m से बड़ा या इक्वल होगा। समझ गए? तो अब देखो यहाँ m से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक चीज ध्यान से समझना, तो यहाँ अल्फा ले लिया आपने, मिनिमम ऑफ एक तो ले लिया आपने। अब देखो सारी टर्म है ना ए एम, यहाँ क्या आ सकता है?
यहाँ ए एम आ सकता है, ए एम प्लस 1 आ सकता है, ए एम प्लस 2 आ सकता है, ए एम प्लस 100 आ सकता है, एम से बड़े सारे आ सकते हैं, एम आ सकता है, समझ गए ना भाई। एन है वो एम के इक्वल टू बराबर है, सारे नंबर यहां से आ सकते हैं। तो इससे पीछे कितने हो सकते हैं, तो एक तो यहाँ रहेगा एम, और पीछे आपका A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, और क्या AM-1 हो जाएगा। क्योंकि यहां कौन से आ सकते हैं, यहाँ AM और M से बड़े सारे एलिमेंट आ सकते हैं, पर इससे छोटे वाले, जो एक तो यहाँ M लिख दिया और ये है, तो ये सारे फाइनाइट टर्म्स है। जैसे M क्या है, M एक नेचुरल नंबर है, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, तो इसके पहले वाली सारी टर्म्स क्या होगी, फाइनाइट होगी। M भी क्या एक रियल नंबर है, तो इन सारे रियल नंबर लिखोगे तो इसमें अल्फा नहीं निकाल सकते, इनका मिनिमम, तो हमने ले लिया अल्फा। तो यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक चीज बोल सकते हैं, ए एन है वो सारे किससे बड़े हैं, अल्फा से बड़े हैं, क्योंकि इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमने अल्फा ले ली, तो अल्फा से बड़े ये भी सारे हो जाएंगे, और इनमें पता है ना m से सारे बड़े ही हैं, तो ये सारे ऑल के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं अपन, वो क्या कर सकते हैं, ये बाउंडेड बिलो वाली बात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। अब मैं इसका दूसरा पॉइंट आपको लिखा देता हूं, अ सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंट टू माइनस इंफिनिटी इफ ए एन टेंडिंग टू जाएगा माइनस इंफिनिटी एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। मतलब जैसे जैसे आपका n है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ए एन किसकी तरफ, माइनस एन की तरफ। अब इसको यहां लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एग्जैक्टली सेम। तो मतलब फॉर ऑल, हर एक एम, अब बताओ क्या होगा, एक ना एक ऐसा आपको m जरूर मिलेगा नेचुरल नंबर, सच दैट, अब यहाँ उल्टी हो जाएगी, वहां क्या था, m से सारी टर्म बड़ी थी और यहाँ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और यहाँ क्या हो, यहाँ m और ये, समझ गए ना, सारी उससे छोटी टर्म आ जाएगी। अब यहाँ n की जगह क्या आ सकता है, n की जगह m आ सकता है, m प्लस 1 आ सकता है, m प्लस 2 आ सकता है, इनफाइनाइट मैनी टर्म आ सकती है, पर इससे ऊपर कितनी आ सकती है, m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस, समझ गए ना, फाइनाइट है। तो इसमें फिर सेम सारा नोटेशन लिख सकते हो, वो मैं चलो सीधा ही लिख देता हूँ, समझे या नहीं समझे। ये डिक्रीज हो रही है, तो एक ए एम के नीचे तो इनफाइनाइट मैनी, पर ऊपर क्या है, फाइनाइट टर्म, इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो ये नीचे इंफिनिटी की तरफ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगी, फाइनाइट टर्म हो जाएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं, तो यदि ए एन इज डाइवर्जेंट टू माइनस इंफिनिटी, मतलब क्या बोल सकते हैं, ए एन इज, बोलो, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबोव, बाउंडेड अबोव। बाउंडेड अबोव का कैसे बोलेंगे, क्योंकि m से ऊपर यहां लिख देंगे अपन मैक्सिमम, यहां लिख देंगे m, ये सारी टर्म लिख देंगे, उनमें मैक्सिमम पता चल जाएगा, फाइनाइट टर्म्स ही है, तो बाकी सारी उससे क्या है, छोटी है, तो इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहाँ इसका एक और चीज है, अभी हमने एक सीखा है, कोई सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट होगी, प्लस इंफिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो वो क्या होगी, अनबाउंडेड अबो होगी, और क्या होगी, बाउंडेड बिलो होगी, और माइनस इंफिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, बाउंडेड अबो हो जाएगी। अब यहां मैं बोलूं कि हर एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, हर एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, क्या वो डाइवर्जेंट है, तो वो लिखते हैं, यदि ए एन है वो क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, और यहां पे क्या हो जाएगा, तो इट नीड नॉट टू बी ए एन इज डाइवर्जेंट। हर एक अनबाउंडेड सीक्वेंस जरूरी नहीं हो कि क्या हो, डाइवर्जेंट हो। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपने ए एन लिया, यहाँ पे माइनस एन ले लिया आपने, एन टेंडिंग टू 2n पे, जो पॉजिटिव इवन रैशनल नंबर है, और प्लस एन ले लिया जो एन टेंडिंग टू आपने ले लिया ऑड रैशनल नंबर पे। इज दैट क्लियर। यहाँ आपने ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे 1 लिया, तो 1 कहाँ पे मैप हो रहा है, प्लस के 1 पे, और 2 लिया वो कहाँ पे हो रहा है, माइनस के 2 पे, 3 लिया वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो आपकी सीक्वेंस जो बनी है वो क्या बनी है, ए एन किसकी तरफ जा रहा है, ए एन ना तो प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ना
माइनस ऑसिलेट हो रहा है, एक बार सीधा इधर इधर, समझ रहे हो ना। तो ये डाइवर्जेंट नहीं होगी क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसकी डायरेक्शन एक तरफ नहीं है एग्जैक्टली, पर ये अनबाउंडेड जरूर है। तो एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी, हाँ समझ गए ना। अब देखो नेक्स्ट अपन करते हैं कि यहाँ पे अपन ने अनबाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, ठीक है। अब आपको किस अनबाउंडेड के भी टाइप है, एक अनबाउंडेड अबोव, अनबाउंडेड बिलो। तो इसको है ना मोनोटोनिक सीक्वेंस से समझते हैं। मोनोटोनिक को इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले ली, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है मतलब हर एक स्टेप में टर्म बढ़ती है। एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। कैसे? A1 से सारी बड़ी होगी, A2 बड़ी होगी, A1 इज द इन्फीमम, इज दैट क्लियर ना। तो यहाँ पे बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ले लेते हैं, ये चारों फिर वो सेम ही होगा, भले एक कोई प्रूफ कर लो। देखो पहले लिख देते हैं मोनोटोनिक। an अपन ने लेट कर लिया, क्या an आपने लेट करा है, कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। n क्या ले ली? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ले ली। इसका मतलब क्या होगा? ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर an प्लस 1 किससे बड़ा हो? an से। मैंने सिर्फ मोनोटोनिक ली है, मैंने स्ट्रिक्टली नहीं बोला है। स्ट्रिक्टली बोलता तो इक्वल टू साइन, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रूफ सेम ही होगा। तो अब देखो इसका मतलब है A1 से बड़ा होगा A2, इक्वल टू साइन लगा दो। A2 से बड़ा होगा A3, A3 से बड़ा होगा A4, और इज दैट क्लियर? ऐसे बढ़ता जा रहा है, क्लियर। तो यहाँ ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आई कैन से दैट A1 है उससे सारे an बड़े होंगे, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे an इज, बोलो, बाउंडेड बिलो। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ली है, जो ये an मैंने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ली है, इसके साथ मैंने बोला है ये क्या है? ये अनबाउंडेड है। ये क्या है? ये अनबाउंडेड है। इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया? ये अनबाउंडेड अबोव है। क्यों है अबोव? बिलो तो हो नहीं सकती, क्योंकि बाउंडेड बिलो तो मिल गया ना भाई, एक एलिमेंट मिल गया जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट क्या है? बड़े हैं। तो बाउंडेड बिलो तो मैंने पहले ही कर दिया। तो यदि मैंने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोला और उसको क्या बोला, वो अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है ये कि वो क्या होगी? अनबाउंडेड अबोव होगी। और अनबाउंडेड अबोव की डेफिनेशन क्या हो गई? फॉर ऑल m बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर एक रियल नंबर के लिए एक ऐसा आपको m मिलेगा नेचुरल नंबर, सच दैट कि am होगा वो किससे बड़ा होगा? m से बड़ा होगा। हमने वहां एक ही एलिमेंट की बात करी थी, किसकी? जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वहां से हर एक के ऊपर आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। an है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या नहीं है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो उसका मतलब an है वो हमेशा am से बड़े होंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ गए ना भाई, जैसे m से n बड़ा होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब ही यही है। तो अपन ने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये बात हो गई ना, m से बड़ा क्या हो गया?
m से बड़ा हो गया am और am से बड़े क्या हो गए बोलो, an हो गए। तो मतलब ये क्या हो गई बताओ, क्या हो गई, ये कौन सी डाइवर्जेंट होगी, ये हर एक रियल नंबर से बड़े सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेनी टर्म्स मिल रहे हैं, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, मतलब ये किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या बोल देंगे, ए एन है वो किसकी तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मतलब क्या हो गया, ए एन है वो क्या है, डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। समझ में आया नहीं है। अब यहाँ ए एन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की जगह होता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। तो इक्वल टू साइन हट जाता, एन नेचुरल नंबर ये हट जाता, बाउंडेड बिलो होती, सेम सेम हो जाता, बस ये साइन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया। अब यहाँ पे हो जाता ए एन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग हो जाता, डिक्रीजिंग होता, ये उल्टा होता, जस्ट उल्टे होते, इज दैट क्लियर ना। तो वहां पे वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं होती, वो बाउंडेड अबो होती, A1 उसकी सबसे बड़ी टर्म होती। तो यदि मैं उसको अनबाउंडेड बोलता तो वो अनबाउंडेड बिलो होती, कोई दिक्कत। और अनबाउंडेड बिलो का मतलब है हर एक रियल नंबर से एक छोटा आपको एम मिल जाता, जो एम से क्या होता, छोटा होता। और एम से छोटा होता तो अपन भाई ए एन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, एम से छोटे लेते भाई, सॉरी एम से बड़े लेते, m+1 m+2, वो सारे एलिमेंट इससे छोटे होते, क्योंकि हर एक टर्म में वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, कम होती जाती, तो ये पूरे साइन चेंज हो जाते। तो वो कहां पे डाइवर्ज हो जाती, प्लस इंफिनिटी की तरफ। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के साथ वो स्ट्रिक्टली भी सेम ही है, इज दैट क्लियर। ये चारों प्रूफ हो गए। तो हर एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस यदि बाउंडेड होती है, सॉरी अनबाउंडेड होती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस यदि अनबाउंडेड होती है, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ उसका मतलब होगा वो डाइवर्ज करेगी। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड है, इसका मतलब वो कहां पे डाइवर्ज करेगी, प्लस इन्फिनिटी। ऑब्वियस है वो बाउंडेड अनबाउंडेड अबो होगी ये सारी चीज, पर मैन जो कंक्लूड है वो कहां पे डाइवर्ज करेगी, प्लस इन्फिनिटी पे। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है यदि वो क्या है, वो अनबाउंडेड है, तो वो कहां पे डाइवर्ज करेगी, वो माइनस इंफिनिटी। अभी हमने क्या देखा, मोनोटोनिक की अनबाउंडेड सीक्वेंस का देख लिया, अभी डिस्कस करते हैं बाउंडेड का, ठीक है, मोनोटोनिक का बाउंडेड का। भाई दो ही टाइप हो गए, मोनोटोनिक का बाउंडेड का देख लिया, मोनोटोनिक का क्या देखते हैं, अनबाउंडेड का देखते हैं। यहाँ पे आपने ये ले लिया, क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ए एन है इज बाउंडेड, ठीक है। आपको पता है बोलो कैसे, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज वन लिमिट पॉइंट, क्योंकि बाउंडेड के मैंने दो ही केस बनाए थे, एक तो इनफाइनाइट बनाया था, एक वो फाइनाइट, समझ गए ना, फाइनाइट में वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर जाएगा। और बात समझ में आई या करवाया हुआ है ये, तो बाउंडेड है उसके क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे ए एन हैज एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट, ये मैंने कैसे कंक्लूड करा, मोनोटोनिक, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में मैंने कहा कि दो टाइप, दो एलिमेंट मतलब लिमिट पॉइंट ले लिए हमने, वो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था, एक बड़ा लिया था एक छोटा लिया था, फिर बड़े वाला ले लिया, उससे पहले तो फाइनाइट टर्म ही होनी चाहिए, इनफाइनाइट कैसे हो सकती है। तो हमने डिस्कस करा था एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज एटमोस्ट वन लिमिट पॉइंट, हमने ये डिस्कस कर लिया। तो यहां से मतलब इन दोनों को कंक्लूड कर दोगे, ये कहां से आया बताओ, ए एन इज मोनोटोनिक से आया है, ठीक है, और ये कहां से आया है, बाउंडेड से आया है, ठीक है। तो यहां से दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ए एन के पास क्या हो जाएंगे, ए एन हैज यूनिक लिमिट। और अ बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट इज व्हाट, कन्वर्ज करती है, ये भी मैंने प्रूफ करवाया था। तो ए एन क्या है, ए एन इज बाउंडेड एंड यूनिक लिमिट पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होगा, ए एन इज
कन्वर्जेंट। ये याद है या नहीं? मैंने बताया था ना कि यहाँ m लिया था, यहाँ कैपिटल M लिया था, और मैंने बोला था यहाँ ये ले लिया a प्लस एप्सिलॉन, a माइनस एप्सिलॉन, यहाँ इनफाइनाइट मैंने कहा यहाँ इनफाइनाइट हो जाएंगे तो एक लिमिट को और होना पड़ेगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन करता है। अभी करा था तो बाउंडेड सीक्वेंस के यूनिट लिमिट पॉइंट होगा तो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ओवरऑल इसको सम अप करें तो कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है उसमें दो ही केस बनते हैं, एक तो क्या होता है अनबाउंडेड हो गया, एक बाउंडेड हो गया। तो अनबाउंडेड में क्या हो जाएगा? यदि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करिए तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीधा है वो अनबाउंडेड अबो ही होगी, ठीक है, क्योंकि बाउंडेड बिलो हर इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। तो कहाँ पे डाइवर्ज करेगी? प्लस इन्फिनिटी पे करेगी। और यदि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो अनबाउंडेड बिलो ही होगी, और वो कहाँ पे डाइवर्ज करेगी? हाँ बिल्कुल, माइनस इन्फिनिटी पे करेगी। और यदि मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड है ही नहीं, क्या है? बाउंडेड है। तो मोनोटोनिक है तो मतलब एटमोस्ट 1 पॉइंट, बाउंडेड है मतलब एटलीस्ट 1 पॉइंट, दोनों को कंबाइन करा तो एग्जैक्टली 1 लिमिट पॉइंट, और मोनो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद एग्जैक्टली 1 लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे समझ गए मोनोटोनिक का, यहाँ चैप्टर खत्म होता है टोटल इसका। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। कोई सीक्वेंस है तो उसका यदि आपका उसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है, यदि कोई सीक्वेंस है और उसका लिमिट पॉइंट आ रहा है कोई, तो इसका मतलब क्या है? लिमिट पॉइंट किसको बोलते हैं? उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं। तो उसके ऐसी एक सब सीक्वेंस जरूर होगी जो कहाँ पे, वहां पे कन्वर्ज करेगी, कहाँ पे? उस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। मैं एग्जांपल देख के समझा दूंगा। और यदि कोई एक सीक्वेंस है उसके कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। तो वो जहां पे सब सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है वो वापस क्या होगा? सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। जस्ट उल्टा बोला, यदि कोई सीक्वेंस है उसका कोई लिमिट पॉइंट है तो उसकी एक ना एक ऐसी सब सीक्वेंस होगी जो कहां पे कन्वर्ज करेगी? लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। और यदि कोई सब सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, तो वो वापस सीक्वेंस का क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। और देखो यहां तक दिक्कत है ना? समझ में आया नहीं आया? तो चलो फिर इसको मैं लिखा देता हूं। पहले इसको थोड़ा मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। वही अपना सदाबहार वाला एग्जांपल, आधे से ज्यादा रियल में मैंने सेम ही एग्जांपल यूज करा है। ए एन इक्वल्स टू प्लस वन माइनस, यदि आपने ए एन ले लिया माइनस वन की पावर एन ले ली, सीक्वेंस क्या बनेगी? माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन। कितने लिमिट पॉइंट है? दो लिमिट पॉइंट है, एक वन मिल रहा है, एक माइनस वन मिल रहा है। क्यों है लिमिट पॉइंट? क्योंकि ए एन बिलोंग्स टू वन माइनस एप्सिलॉन एंड वन प्लस एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट मेनी ए एन मिल गया। क्योंकि अब इसकी देखो यहाँ पे इसके दो लिमिट पॉइंट है, वन और माइनस वन। मैंने क्या बोला है? ए एन कोई सीक्वेंस है, ठीक है, उसका कोई लिमिट पॉइंट है, उसका कोई लिमिट पॉइंट है, तो उसके लिए एक ऐसी ए एन के सब सीक्वेंस मिलेगी जो उस लिमिट पॉइंट पे क्या होगी? कन्वर्ज होगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए एन है ना, तो ए यहाँ पे मैंने ले लिया 2n ले लिया, ठीक है, ये कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी। क्यों? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसकी तरफ? 1 की तरफ जा रही है, ये कन्वर्ज होगी। ये नहीं है कन्वर्जेंट, ये ऑसिलेटिंग है, 1 माइनस वन के बीच में ऑसिलेट हो रही है, ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ माइनस वन और 1 लिमिट पॉइंट है, तो 1 पे क्या a2n हो रही है, और यहाँ पे a वापिस क्या हो रही है? 2n माइनस वन हो रहा है, या प्लस वन ले लिया, ये कहाँ पे? माइनस वन पे हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो क्या? an इज any sequence and a is any limit point of an, then there exists ऐसी एक an के सबसीक्वेंस ऑफ an जो क्या हो जाएगी? an के कन्वर्ज, ये क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट टू क्या हो जाएगी? ठीक है, कन्वर्जेंट टू वो लिमिट पॉइंट ले लिया, लिमिट पॉइंट
ए, हाँ एनी, हाँ लिखा हुआ है ना, ए इज एनी लिमिट पॉइंट ऑफ। तो यहाँ पे समझे या नहीं समझे, ए एन क्या है, एनी सीक्वेंस है और उसका लिमिट पॉइंट क्या है, ए है। तो ए एन के एक ऐसी सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी जहां क्या हो जाएगी, सब सीक्वेंस ए एन के ऐसी सब सीक्वेंस जरूर मिलेगी, किसकी, ए एन की मिलेगी। तो ए एन के कहां पे कन्वर्ज होगी, कहां पे, ए पे कन्वर्ज होगी। अब इसका जस्ट उल्टा लिख दिया, इफ ए एन के इज एनी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, ये क्या है, ए एन की सब सीक्वेंस है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, यदि मैं बोलूं ए एन के इज कन्वर्जेंट टू ए, तो इसका मतलब क्या है, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। ठीक है, जो सब सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है तो वो सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। इनडायरेक्टली देखो तो सब सीक्वेंस आती कहां से, सीक्वेंस से तो आती है। मतलब यहां से तो बहुत कमाल की चीजें सामने आ गई है, हर एक लिमिट पॉइंट के लिए आपको एक सब सीक्वेंस मिल सकती है। ठीक है, और सारी सब सीक्वेंस के जो आपके कन्वर्ज हो रही है ना, उससे जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस के क्या हो जाएंगे, सारे लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? लिमिट पॉइंट का एक बार वापस क्लैरिफाई करूं, डेफिनेशन थोड़ा लिख देता हूं। चलिए, इसका मतलब है यदि ए एन के है वो कहां पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे कन्वर्ज हो रही है। इसका क्या मतलब है, यदि मैं लिख रहा हूं ए एन के है वो कहां पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यदि आपने एप्सिलॉन लिया क्या ग्रेटर देन 0, तो आपका ए, तो आपको ऐसा मिलेगा देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर मिलेगा। कन्वर्ज का मैं बोल रहा हूं, तो यहां से आप बोल सकते हो ए एन के माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन। इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं? तो ये उसको एक और तरीका है लिखने का, ए एन के बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, यही है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं पार्टीशन। पार्टीशन किसको बोलते हैं, फिर बोल देंगे कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस पढ़ लेंगे। पार्टीशन ऑफ ए आपके इससे जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस पढ़ाऊंगा उसमें काम आएगा। पार्टीशन ऑफ ए कोई सेट है, उसका पार्टीशन की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स A1, A2, A3 dash 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 AR is called partition of किसी इंटरवल ए का पार्टीशन इफ, यदि यहाँ पे ए को आप लिख पाओ यूनियन ए, आपने लिख दिया जे और जे इक्वल्स टू 1 से आपने आर तक ले लिया। यदि देखो कोई आपका सेट है, ठीक है, उसका पार्टीशन होगा, आपको उसके A1 ऐसे सारे सबसेट ले लेने हैं, उन सबसेट का सबका क्या लोगे, यूनियन ले लोगे। तो यूनियन से वापस क्या मिल जाना चाहिए आपको, ए ही मिल जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है जो ए आई है नॉट इक्वल्स टू ए जे होना चाहिए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। मतलब इनमें से दो कोई भी, या फिर चलो इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। मतलब एक भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए, सबका यूनियन करो ए बन जाए, और जो भी आपने सबसेट्स लिए हैं उनमें क्या होना चाहिए, एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। यदि मैंने ए ले लिया क्या, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, और मैंने यहाँ पे पार्टीशन ले लिया, पार्टीशन ऑफ ए, यदि मैंने ले लिया यहाँ पे 3n ले लेता हूँ, 3n माइनस 1, 3n प्लस 1, उसको भले लिखने के स्टाइल में इसको 3n प्लस 1 लिख दिया, और ये यहाँ पे 3n प्लस 2 लिख दिया।
क्योंकि 3n+3 वापस ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर? यहाँ ये नहीं सोचना है कि सर नेचुरल नंबर पुट करोगे तो यहाँ टर्म 4 आएगी। इसको देखो तो इसमें +2 -2 कर देना, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, 3n, n+1 वापस नेचुरल नंबर ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3n-2 बन जाएगा। इसमें +1 माइनस करोगे 3n-1 बन जाएगा। तो इसमें एलिमेंट कौन से वाले हैं, इसमें है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, और इसमें मैंने क्या कहा, +2 -2, 3n-2 वाले, तो मतलब क्या हो गया, 1 है, ठीक है, 4 है, हाँ 1 है, 4 है, और आपका वापस 10 है, ठीक है, नहीं एक सेकंड, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, इसमें कौन सा है, 2 है, क्योंकि +1 3n-1, 2 है, 5 है, और 2 है, 5 है, 8 है, समझ गए ना। तो इन तीनों का जो यूनियन है, यूनियन से क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर मिल रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे भाई, लिख देता हूँ आपको। 3n में कौन से एलिमेंट है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 ऐसे है, और 3n यहाँ लिख दिया +1, तो +1 का मतलब क्या हो गया, इसमें आपके हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको यदि आप ये लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ना 3n-2 भी बोल सकते हो, और इसको 3n-1 भी बोल सकते हो। भाई सीधा आ रहा है ना, +1 -1 करो, फिर n+1 नेचुरल नंबर, +1 भी नेचुरल नंबर ही होता है, एक ही बात है। हाँ +1 भी वही होता है, इनफैक्ट मैंने बीएससी फाइनल ईयर में एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें 3n-1 और 3n+1 लिया, इट डजंट रियली मैटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 1 मिलेगा, और आपको 4 मिलेगा, और आपको 7 मिलेगा, आपको 10 मिलेगा, ये मिल जाएगा, और 3n-1 लिखना है आपका मन है तो ये लो, ये है तो चीज़ें सेम है। इसमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 5 मिलेगा, और 8 मिलेगा, ये सारे मिल जाएंगे। तो देखो कॉमन तीनों में एक भी एलिमेंट नहीं है इनमें, और इन तीनों का जो यूनियन है वो सारा नेचुरल नंबर आएगा। मतलब क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर का क्या है, पार्टीशन है, ये किसी सेट का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। इससे हम सीखेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस सीखेंगे फोटो में। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस, कॉम्प्लीमेंट्री यदि भी एनी सीक्वेंस हो गया एंड n1 के, n2 के, n3 के डैश 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 nr के be any increasing sequences on n। यहां से ये क्या कंक्लूड हो रहा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑन n का क्या मतलब हो गया। आपको याद है तो मैंने सब सीक्वेंसेस की डेफिनेशन लिखाई थी। सब सीक्वेंस किसको बोलते हैं, n से n में जो फंक्शन फॉर्म होता है, n के मैंने वहां वर्ड यूज करा था, n के n से n में इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर्म होता है। मतलब जैसे फर्स्ट थर्ड टर्म, सिक्स टर्म, 9 टर्म, ऐसे। तो ये वही है, ये सारा मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर से एक n1 के हो गया, एंड ये सीक्वेंसेस फॉर्म हो रही है, मतलब ये उसके कुछ टर्म लिए इंक्रीजिंग है, तभी तो वो इस सीक्वेंस की
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस की बात कर रही है, तो यहाँ ये सारा मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या है, सब सीक्वेंसेस है, क्योंकि नेचुरल नंबर पे हो रही है, नेचुरल नंबर पे हो रही है ना। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे an1 के an2 के an3 के डैश 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 are called complementary, पूरा ऊपर लिखा ना, हाँ, complementary subsequences of an if यहाँ पे रेंज सेट ऑफ जो आपका nk है, n1 के n2 के n3 ये 3 तो चलो r के लिख दिया, इज पार्टीशन ऑफ मतलब मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहाँ क्या हुआ, यहाँ किसी सीक्वेंस की टर्म ले ली, जैसे 3 या तो चलो 2 ही, इसको आप यहाँ ज्यादा कर रहे थे 2 से समझ लो, तो यहाँ पे एक तो ले लिया n1 के को ले लिया, समझ ले n2 के ले लिया, और एक n2 के +1 ले लिया, तो मतलब सारी ऑड टर्म हो गई, सारी क्या होगी, इवन टर्म होगी। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बोलेंगे यदि रेंज n के का, तो इवन टर्म का रेंज क्या होता है 2 4 6 वगैरह सारा, और ऑड का हो गया 1 3 5 वगैरह सारा हो गया, उसका रेंज सेट है ना वो n का पार्टीशन हो जाए। मतलब समझ गए, n का पार्टीशन क्या है, एक तो इनमें किसी में भी जो ये लिए हैं ना कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा इन सब का यूनियन करो ना तो सारा 1 2 3 5 सारे मिल जाए, मतलब an के सारे एलिमेंट मिल जाए, तो ये जो सारी सीक्वेंस होती है वो क्या बोलेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बोलते हैं। इसका मैं और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे an को ले लिया, तो यहाँ पे a आपने ले लिया, a 4n के ले लिया, या चलो मैं और ज्यादा क्लियर, आपने क्या करा, यहाँ पे जैसे लिया है ना 3n, ये पार्टीशन ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे आपने ले लिया एक ले लिया 4n ले लिया, ठीक है, एक आपने ले लिया a 4n+1 ले लिया, एक आपने a 4n+2 ले लिया, एक आपने ले लिया a 4n+3 ले लिया, तो ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस ऑफ किसके हो गए बताओ, an के हो गए। क्यों हो गए, ये देखो 4n+1 4n+2 और ये वापस 4n+3, ये तीनों क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। 4n क्या हो गया, मतलब 4 के मल्टीपल 4 8, समझ गए, इंक्रीजिंग है ये सारे फंक्शन, ये नेचुरल नंबर्स में इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ये चारों। तो चलो यहाँ तक बात हो गई सही। अब यहाँ पे इनकी सीक्वेंस फॉर्म करिए, तो यहाँ कौन सी सीक्वेंस की 4 टर्म 8 टर्म, और यहाँ कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी, ऐसी सारी, सेकंड हो जाएगी, सिक्स्थ हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी, सेवंथ हो जाएगी, सारी टर्म। और इनके जो रेंज सेट है ना, ये किसके, 4n के, 4n+1 के, 4n+2 4n+3 के, तो उससे क्या मिलेगा आपको, वो n का ही पार्टीशन है, तो इसीलिए ये चारों क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आप एंगल पढ़ते हो 9th 10th में बचपन में, तो उसमें 2 का होना जरूरी है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कॉम्प्लीमेंट्री नीड नॉट टू बी 2, 3 का भी हो सकता है, यहाँ में 3n ले सकता था, 3n+1 ले सकता था, 3n+2 ले सकता था, 2n+1 भी ले सकता था। समझ में आया या नहीं आया? अब आगे इसके आगे कल हम प्रॉपर्टीज वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे।